दोस्तों, कहते हैं कि भारत का दिल दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा धड़कता है। पहला है सिनेमा और दूसरी चीज है क्रिकेट। सिनेमा और क्रिकेट के बिना भारत को इमेजिन करना बहुत मुश्किल काम है और भारतीय क्रिकेट और इस देश के सिनेमा का सफर, इसकी कहानी और इसका कोई भी जिक्र एक शहर का नाम आए बिना पूरा ही नहीं हो सकता। और इस शहर का नाम है मुंबई, जादुई नगरी और हमारा अपना सपनों का शहर, जिसमें स्पीड भी है और सुस्ती भी है, लग्जरी भी है, गरीबी भी है, सचिन भी है, शाहरुख भी है। इस शहर की शख्सियत में हर एक बात मौजूद है और मुझे खास करके इस शहर की शख्सियत में क्रिकेट वाला हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अंग्रेजों को दहेज में मिले इस शहर ने अंग्रेजों से ही मिले खेल में जिस तरह एक बेहतरीन लेगेसी स्टैब्लिश करी है, जितने महान खिलाड़ियों को इस शहर ने विश्व क्रिकेट को दिए हैं और जो रुतबा और शोहरत इस शहर ने भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट में हासिल की है, उसे जानने के बाद शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे इस शहर से प्यार नहीं हो सकता। आज के इस वीडियो में हम आपको मुंबई क्रिकेट के इतिहास और अलग अलग कहानियां बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, कहा जाता है कि भारत की धरती पर सबसे पहला क्रिकेट मैच ब्रिटिश सेलर्स के द्वारा कोलकाता के आसपास साल 1721 में खेला गया था और उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ यह खेल ब्रिटिशर्स से पारसी लोगों ने सीखा और फिर मुख्य तौर पर मुंबई की पारसी कम्युनिटी के लोगों ने भारत के आम लोगों के बीच क्रिकेट का खेल ले जाने में और भारत में लोगों के बीच इस खेल को पसंदीदा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुंबई के दोराबजी टाटा ने साल 1884 में पारसी जिमखाना बनवाया था और फिर 2 सालों के बाद इसी कम्युनिटी के खिलाड़ियों की मेहनत और कोशिश का परिणाम था कि 1886 में भारत से क्रिकेट टीम खेलने के लिए पहली बार इंग्लैंड दौरे पर गई थी। मुंबई के पारसी खिलाड़ियों को इस टूर पर कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई थी, मगर उसके बावजूद भी साल 1888 में एक बार फिर इन खिलाड़ियों ने एक और टूर करने का फैसला किया और इस तरह से भारत के लोगों के बीच क्रिकेट को लेकर बातचीत होनी शुरू हुई। पारसी लोगों ने अपने ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले मैदान बनाने शुरू किए। मुंबई में जिन जगहों पर पहले कभी कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता था, वहां पर क्रिकेट का खेल आम बात हो गई थी और फिर पारसी लोगों ने भारत में क्रिकेट मैच करवाने का फैसला लिया। साल 1889 में लॉर्ड हॉक की कप्तानी में इंग्लैंड से एक टीम भारत के दौरे पर आने के लिए तैयार हो गई। अपने श्रीलंका और भारत के टूर के दौरान इंग्लैंड की टीम और बॉम्बे जिमखाना और पारसी के प्लेयर्स की अलग अलग टीमों के बीच कुछ मैचेस खेले गए और ये पहला मौका था जब किसी भारतीय टीम ने इंग्लैंड की एक टीम को क्रिकेट मैच में हराया था। पारसी खिलाड़ियों ने यह ऐतिहासिक कारनामा मुंबई के जिमखाना मैदान पर खेलते हुए किया था। ये 2 अलग अलग इंग्लैंड टूर्स की कहानी और फिर अपनी जमीन पर उस ऐतिहासिक जीत के क्या मायने थे, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन 3-4 सालों में पारसी खिलाड़ियों ने जो कुछ हासिल किया था उसे देखकर और समझने के बाद ही भारत में लोगों के मन में ये विश्वास पैदा हुआ था कि इस देश के लोग भी क्रिकेट के खेल में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं और भारत के लोग क्रिकेट में अंग्रेजों से अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। मगर मुंबई में क्रिकेट की यह शुरुआत नहीं थी। यहाँ के पारसी लोगों ने खास करके इस खेल को बहुत पहले से ही सीखना शुरू कर दिया था। ये वही लोग थे जिन्होंने पहली बार भले ही अंग्रेजों को रिझाने के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया था, मगर बाद में इन खिलाड़ियों ने अपने देश में क्रिकेट को जमाने के लिए और इस खेल में अपने लोगों को बेहतर बनाने के लिए 1886 से बहुत पहले ही मुंबई और आसपास के कई जगहों पर जिमखाना मैदान, क्रिकेट क्लब्स और अलग अलग जरूरी स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश के खिलाड़ी क्रिकेट के खेल में महज 40-50 सालों में ही अंग्रेजों के बराबर आकर के खड़े हो गए थे। आज के मुंबई शहर की जमीन पर खेले गए जिस मैच साल 1797 में मिलिट्री 11 वर्सेज आइलैंड 11 नाम की 2 टीमों के बीच खेला गया था। साल 1848 में रईस पारसी लोगों ने मुंबई में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब का निर्माण किया, जो बहुत ही कम समय में बंद हो गया, जिसके बाद यंग जोरस्ट्रेन क्लब का निर्माण हुआ, जो आज तक चल रहा है। पारसी लोगों को देखते हुए और उनसे एक तरह की इंस्पिरेशन लेकर मुंबई में हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने भी क्रिकेट खेलना शुरू किया और अपनी एक टीम बनाई और बहुत जल्दी इन दोनों टीमों के बीच साल दर साल निश्चित रूप से क्रिकेट मैच होने शुरू हो गए और फिर साल 1866 में बॉम्बे यूनियन हिंदू क्लब बनाया गया और फिर साल 1778 के आसपास हिंदू जिमखाना मैदान भी बनाया गया था। साल 1889-90 में जब पारसी खिलाड़ियों ने इंग्लैंड टीम को हरा दिया, तब देश विदेश में भारत के क्रिकेटिंग टैलेंट और पोटेंशियल पर बातें होनी शुरू हो गई थी। ये वो समय था जब मुंबई के गवर्नर लॉर्ड हैरिस थे, जिनकी देखरेख में साल 1892 में बॉम्बे टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। साल 1906 तक इस टूर्नामेंट में पारसी और यूरोपीय खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच ही मुकाबले हुआ करते थे, जिसके बाद हिंदू टीम भी इससे जुड़ गई और ये टूर्नामेंट बॉम्बे ट्रायंगुलर बन गया। साल 1912 में मुस्लिम खिलाड़ियों की एक टीम को भी इस टीम में जोड़ा गया और ये टूर्नामेंट बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर बन गया, जिसके बाद 1937 में द रस्ट नाम से आखिरी टीम इस टूर्नामेंट में बनी, जिसके बाद इस टूर्नामेंट का नाम बॉम्बे पेंटागुलर हो गया था। साल 1946 में राजनीतिक विरोध के चलते जब इस टूर्नामेंट को खत्म किया गया था, तब तक भारत में टूर्नामेंट क्रिकेट के खेल में इस देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा टूर्नामेंट बन गया, जिसकी कामयाबी को देखते हुए इसकी तर्ज पर ही 1934 में रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी को शुरू किया गया था। इस तरह से मुंबई के लोगों ने क्रिकेट का खेल छाते और डंडे या लकड़ियों से खेलना शुरू किया था। इसके बाद मुंबई में पहला क्रिकेट क्लब तैयार हुआ और फिर धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी ने भी इस खेल में अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास किया। पारसी लोगों ने पोलो खेलने वाले अंग्रेजी खिलाड़ियों से भी संघर्ष किया, जिनके मैदान पर हक जमाए बैठे हुए थे। इस संघर्ष में पारसी लोगों को जीत हासिल हुई। मुंबई में जिमखाना, अलग अलग क्लब्स और टूर्नामेंट बनाए गए और इस पूरी कहानी में एक व्यक्ति का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से मुंबई के लोगों ने क्रिकेट खेलना
और उसमें बेहतर बनना शुरू किया था। लॉर्ड हैरिस ने मुंबई के लोगों में सबसे पहले क्रिकेटिंग टैलेंट पहचाना था और इस शहर में क्रिकेट का खेल कितना बड़ा हो सकता है यह हैरिस को समझ में आ गया था। उनके गवर्नर रहते हुए इंग्लैंड में बॉम्बे टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी और हैरिस ने अपने टेन्योर के दौरान ही मरीन ड्राइव के आसपास समुद्र के सामने जिमखाना क्लब और मैदानों को तैयार करवाया था। साल 1892 में जब बॉम्बे टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी तो यह पहला मौका था जब भारत की जमीन पर कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेला गया था और वहां से साल 1933 में पहली बार भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भी मुंबई के जिमखाना मैदान पर ही खेला गया था। भारत को अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट करने वाले सभी खिलाड़ियों की संख्या लगभग 300 बताई जाती है, जिनमें से साल 2021 तक 75 से 79 खिलाड़ी मुंबई शहर में पैदा हुए हैं। मुंबई के इन खिलाड़ियों में से 69 खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय करियर को एकजुट करके देखें तो पता चलता है कि इन खिलाड़ियों ने साथ में मिलकर कुल 77,469 रन बनाए हैं और 1413 विकेट भी हासिल की है। साल 1932 में भारत की तरफ से जो पहले टीम अपना पहला टेस्ट मैच खेलने उतरी थी उसमें स्वराज जी कोल्हा और फिरोज पालिया नाम के 2 खिलाड़ी मुंबई से संबंधित नहीं थे। तो वहीं दूसरी तरफ विकेट कीपर जनार्दन नवले का जन्म आज की मुंबई से 32 किलोमीटर दूर एक जगह पर हुआ था। साल 1933 में बॉम्बे जिमखाना के मैदान पर ही लाला अमरनाथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे पहले बल्लेबाज बने थे। और इससे पहले जब साल 1928 में जब बीसीसीआई का गठन हुआ तब दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों को पीछे छोड़ते हुए मुंबई शहर में बीसीसीआई के ऑफिस बनाने का फैसला लिया गया। सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी बताते हैं कि 60s और 70s के दशक में मुंबई की डोमेस्टिक टीम में शामिल होना भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने से ज्यादा भी मुश्किल माना जाता था। उस समय भारत की टेस्ट टीम में 4-5 मुंबई के खिलाड़ी सभी मैचों में हिस्सा लिया करते थे। 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में पहली बार भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की थी। उस सीरीज के एक मैच में विश्वनाथ को छोड़कर भारत के सभी बाकी बल्लेबाजों का जन्म मुंबई में हुआ था। विजय मर्चेंट से लेकर सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर, ये एक लंबी सूची है कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जिन्होंने मुंबई के मैदानों पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। आजाद मैदान, शिवाजी पार्क से लेकर जिमखाना तक मुंबई की गलियों, सड़कों और सोसाइटीज में खेलते हुए बड़े हुए इस खेल से प्यार करना सीखा। इस खेल के आम लोगों ने इन्हें क्रिकेट खेलना सिखाया और फिर मुंबई स्कूल ऑफ क्रिकेट के स्टूडेंट्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने के लिए उतरे। तो आपको ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। तो इन 3 खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो इनका कद आज कितना बड़ा माना जाता है। विजय मर्चेंट ने 71 की शानदार एवरेज के साथ अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर को खत्म किया था, जो डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे ज्यादा है। सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 10,000 रन बनाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी थे और सचिन तेंदुलकर आज टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले स्थान पर है। साल 1951-52 में जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी तब विजय हजारे भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे और इस टूर के दौरान मद्रास टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हराकर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास की पहली जीत हासिल की थी, जो 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद मिली थी। 1937 से 1971 तक भारत में खेले गए लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मैचों को मुंबई के रिबॉन स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया जाता था, जिसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में बड़े मैच ऑर्गेनाइज होने लगे और धीरे धीरे मैदान भारत का सबसे चहेता स्टेडियम बन गया था। रिबॉन स्टेडियम का निर्माण इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम के तर्ज पर उस मैदान को टक्कर देने के लिए किया गया था। हालांकि सभी तरह की व्यवस्थाएं और सब कुछ होने के बावजूद भी रिबॉन स्टेडियम उतना महत्वपूर्ण नहीं बन पाया, मगर वानखेड़े स्टेडियम को सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट का लॉर्ड्स कहा था, जिससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वानखेड़े स्टेडियम का कद कितना ऊंचा है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का गठन बीसीसीआई के बनने से 2 साल बाद 1930 में हुआ था और आज ये मुंबई, थाने और ग्रेटर मुंबई की क्रिकेट को गवर्न करने का पूरा काम यही बॉडी संभालती है। आज की तारीख में एमसीए अलग अलग जगहों पर 120 क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसमें कांगा लीग का नाम भी आता है। बॉम्बे ने 1934-35 में रणजी ट्रॉफी का पहला टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 15 टीम ने हिस्सा लिया था और फाइनल में मुंबई की टीम ने नॉर्दर्न इंडिया की टीम को 208 रन से हराकर यह खिताब हासिल किया था। अगले सीजन में मद्रास की टीम को फाइनल में हराकर मुंबई ने अपना खिताब अपने साथ बरकरार रखा और इस तरह रणजी ट्रॉफी के पहले 20 सीजन्स में 7 सीजन में विजेता रहने वाली मुंबई की टीम ने खुद को डोमेस्टिक क्रिकेट के सबसे बड़े स्तर पर साबित कर दिया था। यह दबदबा आगे भी इसी तरह कायम रहा। जब साल 1955-56 से लेकर 1976-77 तक लगातार 22 सीजन्स में से 20 खिताब मुंबई की टीम ने हासिल किए थे। 1958-59 से लेकर 1972-73 तक का रिकॉर्ड अगर आप उठा करके देखते हैं तो यहाँ आपको साफ तौर पर भारत के डोमेस्टिक सर्किट के सबसे बड़े टूर्नामेंट में मुंबई शहर की डोमिनेंस और उनका दबदबा ही दिखाई देता है, क्योंकि इस समय में मुंबई की टीम ने लगातार 15 बार यह खिताब हासिल किया था। इस दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय टीम में भी मुंबई के खिलाड़ियों का प्रभाव साफ तौर पर नजर आने लगा था। सुनील गावस्कर जैसे बेहतरीन खिलाड़ी ने डेब्यू कर लिया था और अपनी पहली सीरीज में इस बल्लेबाज ने 774 रन बनाकर मुंबई स्कूल ऑफ क्रिकेट की एलिगेंट बैटिंग स्टाइल को दुनिया के सामने साबित कर दिया था। 80 के दशक का समय मुंबई की टीम के लिए इस टूर्नामेंट में एक लीन पैच लेकर के आया। दिल्ली और कर्नाटक की टीम ने इस दौरान खुद को एक मजबूत दावेदार के तौर पर पेश किया था, लेकिन फिर भी कुछ मैचों में ऐसे मोमेंट्स आए जब महसूस हुआ कि मुंबई अभी भी इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन टीम है और उनके खिलाड़ियों का अभी कोई जवाब किसी टीम के पास नहीं है। एक ऐसा ही मैच साल 1884-85 सीजन में बड़ौदा
मुंबई के बीच में खेला गया था, जिनमें रवि शास्त्री ने तिलक राज को एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। साथ ही शास्त्री ने इस मैच में दोहरा शतक पूरा किया था, जो समय के हिसाब से उस समय रणजी ट्रॉफी में लगाया गया सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड था। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी में अभी तक खेले गए सभी 89 सीजन में 42 बार मुंबई की टीम चैंपियन बनने में कामयाब हुई है और सबसे ज्यादा बार यह खिताब जीतने के मामले में मुंबई के बाद कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, जिसने यह काम सिर्फ 8 बार ही किया है। और आज जब हम मुंबई क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो जहन में आजाद मैदान, यंग ज़ोरोस्ट्रेन क्लब, ओरिएंटल क्लब, शिवाजी पार्क, जिमखाना, वानखेड़े और ब्रिजबाउन स्टेडियम जैसे नाम बिल्कुल दिमाग पर बोझ डाले बिना ही याद आ जाते हैं। और अपनी रफ्तार में रहने वाला ये शहर इन जगहों पर एलिगेंट, कंफर्टेबल और कॉम्पिटिटिव नजर आता है। आप एक ही बार सोच करके देखिए कि आज जिस शहर में पैर रखने जितना जमीन भी मिलना मुश्किल हो गया है, वहाँ कुछ सालों पहले एक ही जगह पर 22 अलग अलग पिचेस पर बच्चे पूरे दिन क्रिकेट खेला करते थे। आज मुंबई में आजाद मैदान पर सिर्फ 12 पिचेस ही सही कंडीशन में बची हुई है। लेकिन एक समय था जब 70 से 100 खिलाड़ी एक साथ ही मैदान पर अलग अलग टीमों की तरफ से खेला करते थे और ये समझ में नहीं आता था कि कौन सा खिलाड़ी किस मैच में कौन सी टीम की तरफ से खेल रहा है। शिवाजी पार्क का नाम आते ही 10-12 साल के एक बच्चे की कहानी घूमने लगती है, जो अपनी सोसाइटी से अपने बड़े भाई के साथ इस मैदान पर प्रैक्टिस करने के लिए अपने कोच के पास आता था। बहुत दूर से खेलने के लिए आता था और उसके कोच हमेशा उसके सामने पिच पर डटे रहने का चैलेंज डाल देते थे। अपने विकेट को सस्ते में गेंदबाज को दे देना तो वैसे भी मुंबई खिलाड़ियों के डीएनए में नहीं होता था। मुंबई शहर की शख्सियत में ही खड़ूस स्वभाव भरा हुआ है और ऊपर से कोई चैलेंज कर देता है तो फिर चाहे पूरा दिन क्रिकेट खेलना पड़े, लेकिन आउट होकर चैलेंज हार करके घर जाने का सवाल ही नहीं उठता। वो खिलाड़ी सचिन रमेश तेंदुलकर भी ऐसा ही खड़ूस था और हर दिन अपने कोच की परीक्षा में सफल होकर के 1 रुपए का सिक्का लेकर के घर जाता था। डटे रहने की इस काबिलियत की वजह से ही सचिन तेंदुलकर ने अपने दोस्त विनोद कांबली के साथ मिलकर 664 रनों का वो शिखर स्कोर बनाया था, जिसके बारे में भारत में कहीं और कोई बल्लेबाजों की जोड़ी हासिल नहीं कर पाई थी। इन मैदानों और जिमखानों के साथ साथ बॉम्बे की क्रिकेट की लाइफलाइन यहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाली अलग अलग लीग्स हैं। डॉक्टर एच डी कांगा लीग, पुलिस शील्ड, पुरुषोत्तम शील्ड, कॉस्मोपोलिटियन लीग और हैरिस शील्ड में कुछ ऐसे नाम हैं जो मुंबई से आने वाले हर खिलाड़ी की कहानी में आपको पढ़ने या सुनने को मिल जाते हैं। इस शहर विश्व का एकमात्र मानसून टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसे कांगा लीग कहा जाता है, जहाँ खिलाड़ियों को सीजन के सर्वश्रेष्ठ मैच में हरे भरे ट्रैक्स पर खेलना होता है। इस लीग का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ भारतीय खिलाड़ियों को सीना कंट्री जैसी पिचेस कंडीशंस पर खेलने का मौका मिलता है, जिससे भारतीय खिलाड़ी अपने आप को बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार कर सकते हैं। मुंबई स्कूल ऑफ क्रिकेट में हमेशा आचरेकर जैसे बेहतरीन कोचेस ने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है कि स्ट्रेंथ वी में बल्लेबाजी किस तरह से की जाती है। सोसाइटीज और घर की सकरी गलियों में क्रिकेट शुरू करने वाले सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर कई बार बताते हैं उनको सीधे बल्ले से खेलना मुंबई शहर ने ही सिखाया है। मुंबई शहर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर हमें देखना है तो हम ये बोल सकते हैं कि मुंबई ने भारत को अपने सबसे महान क्लासिकल बैट्समैन दिए हैं। इनकी टेक्निक का मुकाबला दुनिया भर में कोई भी दूसरा बल्लेबाज नहीं कर सकता है। मुंबई क्रिकेट और इस स्कूल से निकले खिलाड़ी हमेशा के लिए रेलेवेंट क्यों रहेंगे और कौन सी एक बात इस शहर को क्रिकेट के मामले में पूरे भारत से अलग करती है, वो ये है कि शहर के खिलाड़ियों को समय और स्थिति के अनुसार खुद को बदलना भी बहुत अच्छे से आता है। अपने क्लासिकल बैट्समैन के लिए प्रसिद्ध इस शहर ने फारूक इंजीनियर, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे तेज तर्रार और तूफानी बल्लेबाजों को भी पैदा किया है। आज मुंबई के मैदानों में, डोमेस्टिक क्रिकेट में और क्लब्स में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो T20 क्रिकेट में भारतीय टीम का भविष्य बन सकते हैं। समय के हिसाब से इस शहर ने T20 क्रिकेट में भी अपना प्रभाव बनाए रखा हुआ है और IPL में इस शहर के नाम पर बनी टीम कितना बड़ा ब्रांड बन गई है कि आप सभी जानते हैं। साल 2016 में एक अरसे बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में भारत की एक ऐसी टीम मैदान पर उतरी थी जिसमें कोई भी खिलाड़ी मुंबई से बिलोंग नहीं करता था। हाँ, ये जरूर है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय टीम में अब मुंबई के खिलाड़ियों की संख्या और उनका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं रह गया है जितना पहले हुआ करता था और इसके कई अलग अलग कारण हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा कारण ये है कि नई सदी की शुरुआत के साथ ही भारत के छोटे बड़े शहरों और कस्बों से लगातार भारत की अंतर्राष्ट्रीय टीम में खिलाड़ियों के आने का सिलसिला लगातार चलता रहा है और अब हर राज्य, गांव और शहर के लोग IPL के जरिए खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए साबित कर रहे हैं, जो भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है और इससे मुंबई की क्रिकेटिंग लेगेसी और इस शहर के महत्व पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। मुंबई हमेशा से भारतीय क्रिकेट का घर रहा है और इस शहर आगे भी हमेशा इसी पहचान के साथ ही याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।